Hello, guys, and welcome back to AquiEdge Research, where we share cutting-edge insights for you on the automotive sector, overall economy, and we decode stock market psychologies for you. So, guys, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमोडिटी की कि जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरिलेटेड है विद द इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर. Any changes or any volatility in the commodity will directly or indirectly affect or impact the volatilities in the growth of the automotive sector. अब आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है कि इसमें वॉलेटिलिटी आई तो हमारा ऑटोमोटिव सेक्टर का ग्रोथ में वॉलेटिलिटी आएगा. और इस कमोडिटी का नाम है ऑयल. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत हिस्टोरिकली ऑयल हमेशा से इंपोर्ट करता आया है, हैवी क्रूड ऑयल, इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स पावर कंजम्पशन. बेसिकली अगर हम बात करें 2020 से पहले की, तो भारत मैक्सिमम तेल या फिर एक सफिशिएंट क्वांटिटी का तेल वेनेजुला से खरीदता था. वेनेजुला से उस टाइम पे एट द पीक 4,50,000 बैरल्स पर डे, उसका एक मेट्रिक है बीपीडी, बैरल्स पर डे, हमें भारत में आता था. लेकिन आफ्टर 2020 जो वहां पर सैंक्शंस लगे, उसकी वजह से वो तेल आना बंद हुआ. भारत ने फिर तेल ईरान से खरीदा और अब सिचुएशन ये है कि भारत ऑयल इंपोर्ट रशिया से कर रहा है. बेसिकली हमें ये बात समझनी होगी कि इंडिया हैज ऑलवेज बीन इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ बाइंग ऑयल एंड नॉट आइडियोलॉजिकल. भारत ने कभी कोई एक साइड नहीं चुनी. भारत हमेशा फ्लेक्सिबल रहा और भारत हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है. एंड नॉट ओनली फ्लेक्सिबिलिटी, भारत हमेशा बार्गेनिंग पावर चाहता है. अगर भारत किसी एक आइडियोलॉजी के साथ मिल जाए तो भारत अपना बार्गेनिंग पावर खो देगा. बेसिकली हम बात करेंगे आज GTRI के द्वारा एक नैरेटिव की. उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि भारत का मैक्सिमम डॉलर जब क्रूड ऑयल लेने जाता है तो भारत का जो डॉलर ट्रेजरी वो धीरे धीरे खत्म होता है. तो जब डॉलर का ट्रेजरी खत्म होता है तो डॉलर बहुत कम भारत के पास अवेलेबल होता है या फिर आरबीआई के पास अवेलेबल होता है. और जब वैसा होता है तो आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्ट नहीं करता, तब आरबीआई डॉलर्स को फ्लोट नहीं करता. और इसी वजह से अभी की जो हमारी सिचुएशन है कि रुपी इज एशियाज वीकेस्ट करेंसी हुई. इससे पहले आरबीआई डॉलर को फ्लोट कर देता था टू बिजनेसमैन एट लोअर कॉस्ट, सो दैट जो डॉलर है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड ना बढ़े, डॉलर का सप्लाई स्टेबल रहे और रुपी भी स्टेबल रहे. लेकिन अब वो नहीं हो रहा है. आरबीआई के गवर्नर ने इस बार वो करने से मना किया और उसके पीछे भी एक वैलिड रीजन था कि अगर इंडिया अपना सारा डॉलर का ट्रेजर ये वोलेटिलिटी को एडजस्ट करने में लगा देगा तो फिर हमारे पास खराब समय में, जैसे कि कोविड-19 का समय था, 2020 का समय था, वैसे टाइम्स के लिए हमारे पास डॉलर्स का ट्रेजर नहीं बचेगा. ऑलरेडी कोविड के वजह से हमारा बहुत सारा डॉलर खर्च हुआ है. अब बात करेंगे कि हमारा करंट स्टैंस क्या है या फिर जो GTRI है वो कौन है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक नैरेटिव दे रहा है दैट इंडिया मस्ट डू समथिंग अबाउट द एम्बिग्विटी, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया मस्ट एंड रशियन ऑयल एम्बिग्विटी एज द टैरिफ्स बूम. एम्बिग्विटी इज द कीवर्ड हियर. एम्बिग्विटी मतलब क्या? अस्पष्टता. किस बात की अस्पष्टता? कि भारत क्या रशिया से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, इसके ऊपर भारत ने कोई भी क्लियर स्टेटमेंट या कोई भी क्लियर स्पष्टता अभी नहीं दी है. सो बेसिकली एम्बिग्विटी जो है, आप इस बात को समझिए कि अस्पष्टता, आपको लगता है कि अस्पष्टता बहुत बुरी चीज है, लेकिन नहीं. जब आप राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात करें तो अस्पष्टता एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है. एम्बिग्विटी इज अ वेरी गुड टूल. इंडिया इज नॉट गिविंग एनी पर्टिकुलर स्टांस और गेटिंग वन पर्टिकुलर साइड. क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहना चाहता है, उसको अपनी बार्गेनिंग पावर को लूज नहीं करना है. अगर इंडिया आज ट्रंप के सामने झुक जाएगा, अगर इंडिया आज ट्रंप को ऑयल के लिए हाँ बोल देगा कि हम नहीं खरीदेंगे रशिया से, ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. अभी वो ऑयल के लिए कर रहे हैं, नाउ फॉर आफ्टर सम टाइम दे विल मूव टू एनी पर्टिकुलर अदर सेक्टर एंड दे विल डिमांड फॉर दिस. एट द सेम टाइम एम्बिग्विटी, अब ये जो भारत की स्ट्रैटेजी है कि मैं रशिया से तेल खरीदूं, लेकिन भारत वेस्ट के साथ अपने संबंध को भी खराब नहीं करना चाहता है, वो बनाए रखना चाहता है. लेकिन ये संबंध को बनाए रखना अब भारत के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है. और वो मुश्किल क्यों हो रहा है? तो मुश्किल इसीलिए हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमें कंटिन्यूअसली प्रेशराइज कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहा है. अगर हम ऐसा कहें कि वॉशिंगटन
न्यू दिल्ली को प्रेशराइज कर रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वी मस्ट टॉक अबाउट द कैपिटल्स प्रेशराइजिंग और कैपिटल सैंक्शनिंग ईच अदर एंड नॉट वन इंडिविजुअल. 26 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को ये वार्निंग दी कि इंडियन गुड्स पर टैरिफ और बढ़ाया जा सकता है अगर आप रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे. एट द सेम टाइम इंडियन शिपमेंट्स पर ऑलरेडी 50% टैरिफ लगा. ओरिजिनली 25% टैरिफ लगाया था और रशियन ऑयल खरीदने की बात से 25% ऑफ एडिशनल टैरिफ इज बीन एडेड. इतने सारे टैरिफ के बाद अगर और आगे टैरिफ बढ़ जाता है, सो दैट वुड नॉट बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया. और इसका इम्पैक्ट ये है कि अभी तक ऑलमोस्ट हमारे एक्सपोर्ट्स 20% तक कम हो गए. अब लेजिस्लेटिव पेनल्टीज की बात करें तो जो सेनेटर ग्राहम है वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी कंट्री ने सैंक्शन नेशंस से, जैसे कि रशिया है, तेल खरीदा तो हम उस पर सेकेंडरी वेव ऑफ टैरिफ लगाएंगे. एट द सेम टाइम नॉट ओनली दिस, बट उन्होंने वार्न किया मॉस्को को कि उनको विद इन 50 डेज वॉर को खत्म कर देना है. एट द सेम टाइम ये जो GRDI कह रहा है, ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमें कह रही है, वो ये कह रही है कि अब इंडिया को एक क्लियर स्टांस लेना चाहिए. मे बी आई फील दिस आर्टिकल इटसेल्फ इज टू क्रिएट अ नैरेटिव और टू प्रेशराइज इंडिया. ये एक आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि आप एम्बिग्विटी को और टाइम तक नहीं चला पाओगे, इसको एज अ हेज और टाइम तक यूज नहीं कर पाओगे. आपको एक क्लियर स्टांस लेना पड़ेगा. आइदर आप पहला स्टांस ये हो सकता है कि आइदर आप रशिया से ऑयल खरीदना कंप्लीटली बंद कर दें, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि कमिटमेंट टू सोर्स क्रूड ऑयल फ्रॉम नॉन सैंक्शनिंग रशियन सप्लायर्स, कि रशिया में जिन सप्लायर्स पे सैंक्शन है आप ये क्लैरिटी के साथ बोल रहे हैं कि हम उनसे तेल खरीदेंगे, या फिर अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू कंटिन्यू बाइंग एवर फ्रॉम सैंक्शनड एंटिटीज. या फिर एक आप दो हो सकता है, या तो आप कंप्लीटली बोल दीजिए कि हम कभी सैंक्शनड एंटिटीज से तेल खरीदेंगे नहीं, या फिर आप ये स्टैंस बोल दीजिए कि हम हमेशा सैंक्शनड कंट्रीज से ही तेल खरीदेंगे. बेसिकली ये करके डोनाल्ड ट्रंप प्रेशराइज करना चाहता है इंडिया को, वॉशिंगटन प्रेशराइज करना चाहता है न्यू दिल्ली को. अब एक सवाल आपको यह आ रहा होगा कि एशिया में सिर्फ इंडिया तो नहीं है, एशिया में चाइना भी है. सिर्फ इंडिया तो रशिया से क्रूड इंपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन चाइना सबसे बड़ा रशियन क्रूड इंपोर्टर है. तो यूएसए चाइना को क्यों नहीं दबा रहा? दबाना तो आइडियली चाइना को चाहिए. चाइनीज इकोनॉमी इज वेरी बिग एंड गुड, बहुत बड़ी स्टेबल इकोनॉमी है. नॉट ओनली दिस, द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी एंड द चाइनीज इकोनॉमी बोथ आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड. इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के सामने या वॉशिंगटन शंघाई के सामने डायरेक्ट फेस टू फेस दबाव बनाने से डर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम इंपोर्ट्स जो यूएसए इस टाइम पर करता है दैट इज फ्रॉम चाइना. चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पाइट बीइंग फील्स लाइक अ सेंस ऑफ एनिमिटी, बट इनकी जो इकोनॉमीज है दे बोथ आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड. बोथ ऑफ देम आई डोंट थिंक सो दे विल गेट फिंगरिंग और व्हाट वी गेट टिकलिंग ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे के साथ कोई मजाक करना पसंद नहीं करेंगे. दैट इज द रीजन. अब जब स्ट्रॉन्ग को नहीं कर सकते तो ग्रोइंग इकोनॉमी को दबाओ, भारत को दबाओ. क्यों? क्योंकि भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है. भारत के ऑलमोस्ट मेजर सेक्टर्स के मेजर एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं. तो अगर मैं टैरिफ लगा दूं तो क्या ये लोग दब जाएंगे? हाँ, ये लोग दब जाएंगे. इसलिए यूएसए ज्यादा से ज्यादा इंडिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन मैंने जैसे आपको पहले कहा कि भारत अगर आज ऑयल के लिए हाँ बोल देता है तो भारत को आज नहीं हमेशा 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 यूनाइटेड स्टेट्स के दबाव में रहना पड़ेगा. आज उन्होंने ऑयल की बात करी, कल जाके वो इंटरलिंक करके दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और ये भारत को कभी भी मंजूर नहीं है. मैंने आपसे पहले भी कहा, इंडिया इज ऑलवेज इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ बाइंग एनीथिंग, एनी रिसोर्स और मेजॉरिटी ऑफ ऑयल, rather than being ideological or getting or sticking to one ideology. Very important. और हमें नहीं दबना है. मोदी गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है मैक्सिमम कि हम ना दबे. एट द सेम टाइम मोदी गवर्नमेंट वेस्ट के साथ उनके संबंध भी खराब नहीं कर रही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हैं कि इंडिया को रशिया से ऑयल नहीं खरीदना है. फाइनली अगर इस स्टेटमेंट को कंक्लूड करें, या रादर इस बात को, इस कॉन्वर्सेशन को मैं कोई टॉपिक देना चाहूं तो ये दे सकता हूं कि फॉर इंडिया एम्बिग्विटी
इज कॉस्टली। क्या एम्बिग्विटी कॉस्टली है? नहीं। फॉर इंडिया क्लैरिटी इज कॉस्टली एंड एम्बिग्विटी इज इट्स इंश्योरेंस। इंडिया को एम्बिगुअस स्टिल रहना चाहिए जब तक क्लैरिटी नहीं आती। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में स्टिल बात चल रही है डील के ऊपर। एट द सेम टाइम एक और न्यूज जो है वो निकल करके आती है। यूएस कंट्रोल्स ऑन वेनेजुएलियन ऑयल एंड दिस में अनलॉक $1 बिलियन ड्यूज ऑफ इंडिया लिफ्ट आउटपुट। बेसिकली अभी अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने या फिर वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया। सिर्फ वेनेजुएला पर कब्जा नहीं किया, उनके ऑयल पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व जो है उसको जमा लिया है। आप ये बात समझना कि यूनाइटेड स्टेट्स को जहां जहां ऑयल दिखा, अभी साउथ अफ्रीका में ऑयल के रिजर्व्स मिले नहीं है, लेकिन जिस दिन मिल जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स विल ट्राई टू अक्वायर इट। वो हमेशा उस चीज पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा जहां उसे मिनरल मिलेगा, जहां उसे रियल मनी मिलेगा, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग डिपेंडेंट हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया और वेनेजुएला का रिलेशन बहुत पहले से था। मैंने आपको बताया 2020 के बाद ये खत्म हो गया। इंडिया वाज मेजर बायर ऑफ वेनेजुएला। एक टाइम था जब हम 4 लाख बैरल इंपोर्ट करते थे और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हमारे उनके साथ थे। इंडिया प्रेफर्स डिस्काउंटेड हेवी क्रूड ऑयल व्हेन जियोपॉलिटिक्स अलाउ। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास या इंडियन रिफाइनरीज के पास हेवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की कैपेबिलिटीज जो है वो थी। क्या वजह है कि ये कहा जा रहा है कि अगर यूएसए के पास वेनेजुएला का कंट्रोल आ जाए तो शायद हमें $1 बिलियन अपना वापस मिल जाएगा। तो मैं जब आपसे ये कह रहा था कि एक हमारी कंपनी थी जो वेनेजुएला में ओवरसीज ऑपरेशंस कर रही थी, तो वो कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड थी, OVL। तब वो वहां ऑपरेशंस चलाती थी और वहां से क्रूड निकालती थी। लेकिन 2020 में टैरिफ्स के बाद वो हमारी जो कंपनी थी वो हैवी रिस्क, लो कंट्रोल और जो उसका परफॉर्मेंस है वो कम हो गया और उसका आउटकम जो है अनसर्टन हो गया। हमारी कंपनीज के ऊपर हैवी डेट आने की पॉसिबिलिटीज दिख रही थी। OVL सैन क्रिस्टल बॉल ऑयल फील्ड, ये जो हमारा OVL है और जो सैन क्रिस्टबल ऑयल फील्ड है, इन दोनों के बीच में जॉइंट वेंचर आया। तो जब जॉइंट वेंचर आया तो डिपेंडेंस बढ़ गया और डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई। अब जब ऑयल प्रोडक्शन घटा तो ऑयल प्रोडक्शन कहां तक घटा? एक टाइम था जब 4 लाख बैरल्स आते थे बैरल पर डे, और अब वो बैरल पर डे गिर के 5,000 10,000 हो गया। दैट बैरल्स इन लैक्स टू डायरेक्टली बैरल्स इन 1000। बहुत बड़ा इंपैक्ट था। और ये सैंक्शन का इंपैक्ट ये हुआ कि अब जब ऑपरेशंस करना चाहा, ये क्यों हुआ कि ये इंपैक्ट क्यों आया? क्योंकि सैंक्शंस लगे थे और ये इनडायरेक्ट सैंक्शंस थे। इसकी वजह से हमें टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिल पाया, हमें स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाए, हमें ऑयल फील्ड सर्विसेज नहीं मिल पाई। क्योंकि अगर कोई मदद करता तो यूएस उसको सैंक्शन कर देता। फ्रीज इन ऑपरेशंस लेड टू फ्रीज द ऑपरेशनल रेवेन्यू। मतलब ऑपरेशंस के अंदर जब रोक आ गई तो जो हमारा रेवेन्यू था, जो हमारा पैसा था, जो उसके पास रह गया था, क्योंकि OVCL का ऑलमोस्ट 40% पार्टनरशिप था, वो 40% पार्टनरशिप का पैसा ऑलमोस्ट $532 मिलियन आ रहा था 2014 तक, और 2014 के बाद भी उतना ही अमाउंट। मतलब टोटल जनरली ऊंचा नीचा देखा जाए तो $1 बिलियन जो है वो उसके पास है, वो अभी तक भारत को नहीं दिया। अब भारत को नहीं दिया तो बाद में जब भारत ने इसके लिए अपील करी तो जो वहां के ऑडिटर है, अब वहां के ऑडिटर है जो है वहां पे जो सेंटर है या फिर जब वो वहां की कैपिटल है, उन्होंने ऑडिट करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अकाउंट्स विल बी नॉट अवेलेबल फॉर ऑडिट। अब जब तक ऑडिट खत्म नहीं होता तब तक आपको पैसे नहीं मिलते। एट द सेम टाइम आपके ऑपरेशंस भी रुक गए। एट द सेम टाइम आपकी मशीनरी, आपका इन्वेस्टमेंट, सब कुछ वहां है और आपको डिविडेंड्स नहीं मिले। तो इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स उन ऑयल की जो उसने कब्जा किया है उसके अंदर से हमें अपना $1 बिलियन का हिस्सा दे दे, राइट? एंड दैट इज व्हाट इट इज, कि हमारा पैसा वहां पर अटक गया। अगर हमें वो पैसा मिल जाए देन इट वुड बी वेरी गुड। लेकिन जब हमारी एम्बिग्विटी है तो हमें इस बात पर विचार करना होगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है इंडिया के लिए कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदे।
अगर यूनाइटेड स्टेट्स बोल रहा है इंडिया को कि आप रशिया से मत खरीदो, तो कहां से खरीदें? तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स अभी वहां क्या कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स अभी वहां पर रीडेवलपमेंट कर रहा है, क्योंकि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था। वो क्यों था? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ही वहां पर सैंक्शंस लगाए थे। तो अगर यूएसए इसको फिर से शुरू कर देता है, तो जो हमारा ओवीएल है, राइट, क्या नाम इसका, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ओवीएल, वो वहां पर वापस अपनी एक्टिविटीज को चालू कर पाएगा और वापस हमें वहां से क्रूड जो है वो मिल पाएगा, जिससे हमारे जो ट्रेड बैलेंसेस है वो सेफ रहेंगे और रशिया से हमें तेल नहीं लेना पड़ेगा। एट द सेम टाइम हम वेस्ट को जो है खुश रख पाएंगे। अब इस बात पर जरा सी एम्बिग्विटी है कि हमें वो $1 बिलियन मिलता है या नहीं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि अगर इतना बड़ा अमाउंट है तो शायद इंडियन गवर्नमेंट ट्राई करे कि उसको रिकवर करे, लेकिन दिस ऑल कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज गवर्नमेंट एंड वॉशिंगटन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट टिल दैट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।